Perfect, perfect, perfect. साधना के चेहरे की रंगत अब बार बार बदल रही थी। कई बार उसके होंठ खिले खिले, लेकिन अल्फाज को जन्म दिए बगैर बंद हो गए। उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं गौर से उसकी तरफ देख रहा था और मुझे यकीन था कि इस वक्त उसके दिमाग में मुतजाद ख्यालात का धारा मचल रहा होगा। साधना, मैंने आगे बढ़कर उसके खूबसूरत शानों पर हाथ रख दिए। हम ये ड्रामा खेल कर सूरत हाल को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब महेश के जज्बात एतदाल पर आ जाएं, तो तुम उसे समझा बुझा कर दोबारा वर्षा की तरफ राग़िब कर सकोगी। मैं इस अरसे में वर्षा को इस जहनी खलफशार से बचाने की कोशिश करूंगा जो उसे खुदकशी पर मजबूर कर सकता है। साधना खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, तो मैंने ज़ोर से उसके शाने झंझोड़ डाले। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? समझ रही हूँ प्रिंस, साधना ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। तो फिर जवाब क्यों नहीं देती? तुम ठीक ही कह रहे हो, फिलहाल इसके सिवा कोई सूरत नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ये कदम उठाने के लिए खुद को आमादा करने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन इतनी देर भी ना लगे कि जब तक तुम कुछ करने पर आमादा हो तो कुछ करने का वक्त गुजर चुका हो। मेरी इंतहाई कोशिश थी कि वक्त ना गुजरने पाए। साधना ने आहिस्ता से कहा। अब शाम हो चुकी है और कमरा तारीक होता जा रहा था। मैंने लाइट ऑन की और उस रोशनी में मुझे साधना का चेहरा कुछ जर्द जर्द सा नजर आया। जाओ, मैंने उसे कहा, जाकर वर्षा की देखभाल करो। उसकी नींद किसी वक्त भी उचड़ सकती है। मैं महेश को देखता हूँ। नहीं, साधना ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। मैं महेश के पास चली जाती हूँ, तुम वर्षा को देखो। ओह, मेरे मुंह से निकला, तुमने अमल का फैसला कर लिया? हाँ, साधना ने ठंडी सांस ली। अगर देर हो गई तो वाकई बहुत बुरा होगा। मैंने पुरमसरत अंदाज में उसकी तरफ देखा। उसके फैसले की इजलत से मुझे खुशी हुई। तुमने सही और बर वक्त फैसला किया है साधना, और यही तुम्हारी दीदी के हक में बेहतर है। साधना जो जवाब में कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं अभी तक शब ख्वाबी के लिबास पर गाउन पहने हुए था। अब मैंने मुनासिब समझा कि लिबास तब्दील कर लूं। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की और वर्षा के कमरे में पहुंच गया। मेरा ये खदशा दुरुस्त ही साबित हुआ। वर्षा की नींद किसी वक्त भी उचड़ सकती थी। वो जागती हुई मिली। तकिए से टेक लगाए वह बिस्तर पर नीम दराज खाली खाली नज़रों से खिला में घूर रही थी। मैं कुर्सी पर उसी के बिस्तर के करीब ही बैठ गया, लेकिन वह मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई। मैंने सिगरेट निकाल कर सुलगा ली और उसके हल्के हल्के कश लेता हुआ उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, जो जज्बात से यकसर आरी था। राजकुमारी, कुछ देर बाद मैंने आहिस्ता से पुकारा। उसने आहिस्ता से सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने पूछा। जिंदा हूँ, वो आहिस्ता से बोली, लेकिन मैं आपकी नब्ज़ देखने की जसारत कर सकता हूँ। वर्षा ने खामोशी से कलाई मेरी तरफ बढ़ा दी। उसका जिस्म अब गर्म नहीं था। बुखार की हिद्दत ख़त्म हो चुकी थी। उससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि इसके बुखार का सबब जहनी दबाव था। वो इस बात से खाइफ थी कि उसका राज अफशा ना हो जाए, और अब चौंका सब कुछ तश्ते अज़बाम हो चुका है, इसलिए जहनी दबाव से निजात के साथ बुखार भी अक्सर ख़त्म हो गया। अब तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैंने मुसर्रत का इजहार किया। अच्छा, वो बड़ी तलखी से मुस्कुराई। अब आप उठकर मुंह हाथ धो लें, कपड़े तब्दील करें, इससे कुछ और ताजगी आ जाएगी। लेकिन मुझे ताजगी की ज़रूरत नहीं, उसने कुछ चिड़चिड़े अंदाज में कहा। ताजगी तो ज़िंदगी के हर सांस के लिए ज़रूरी है, लेकिन मुझे ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। गोया अब महेश की मौत चाहती हैं। प्रिंस, वो चीख पड़ी। मैं जानता था कि वह मेरी बात पर मुश्तिल हो जाएगी, और मैं चाहता भी यही था। अगर वो मुश्तिल ना होती तो मेरा काम दुश्वार हो जाता। मैं आपको ऐसी बातें करने की इजाज़त नहीं दे सकती। राजकुमारी हाँफने लगी। गुस्ताखी माफ़ राजकुमारी, आप अपने अमल से ही तो वही जाहिर कर रही हैं जो मैंने कहा है।
ऐसा तो बेशक है कि महेश आपसे बरगश्ता हो गया है, लेकिन क्या वो आपकी उजड़ी हुई जिंदगी को बर्दाश्त कर सकेगा? खुद को उजाड़ कर आप उसे भी मार डालेंगी। बरगश्ता होने का मतलब ये तो नहीं कि उसे आपसे मोहब्बत भी नहीं रही होगी। ओह, उसने दोनों हाथों से अपने बाल जकड़ लिए। खुद को संभालिए राजकुमारी, अपने जज्बात को काबू में रखिए। इंसान को बाद औकात बड़े सख्त मरहलों से गुजरना पड़ता है और इसी का नाम जिंदगी है। मैं पागल हो जाऊंगी, राजकुमारी सिसक पड़ी। लेकिन महेश को आपकी होनशमंदी दरकार है। वर्षा ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की और बोला, अगर आपने खुद को संभाल लिया तो एक ना एक रोज महेश को भी संभाल लेंगी। महेश की खातर आप जिंदगी को बरतने का सलीका सीखिए। इस सिलसिले में अगर मैं आपके काम आ सका तो जरूर काम आऊंगा। आप पर जो हादसा गुजर चुका है आप उससे बेखबर हैं और मुझे आपकी बेखबरी का यकीन है। मुझे अपना दोस्त समझिए। हम दोनों मिलकर इस सानिए के असबाब का पता लगा लेंगे और फिर महेश को मुतमिन करना आसान हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है प्रिंस? उसकी आंखों के आंसू बड़ी हमारी दर्जा के तासर के साथ मेरी तरफ उठी। मुमकिन क्यों नहीं? अगर आदमी हिम्मत ना हारे, दिल शिकस्ता ना हो, तब कुछ हो सकता है। राजकुमारी वर्षा पर उम्मीदी नजरों से मेरी तरफ देखती रही और फिर उसके होंठों पर एक मुजमल सी मुस्कुराहट उभरी। आपकी बातें मुझे हौसला दे रही हैं प्रिंस। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपके शुक्रगुजार होने का यकीन मुझे सिर्फ एक सूरत में आ सकता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। उठिए, मुंह हाथ धोइए और कपड़े तब्दील कीजिए ताकि मुझे आपके कमरबस्ता होने का यकीन आ जाए। मैं समझ लूं कि आप हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। राजकुमारी के होंठों की फीकी सी मुस्कुराहट कदरे गहरी हो गई। मैं खुश था कि अपनी बातों से उसका अज़मलाल ख़त्म करने में कामयाब हो गया। राजकुमारी वर्षा ने मुंह हाथ धोए और कपड़े तब्दील करने में निसफ घंटा सिर्फ किया। आइए अब हम डाइनिंग हॉल में चलकर खाना खाएंगे, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और उसने मेरी इस बेतकल्लफ़ी का बुरा नहीं माना। लेकिन महेश, वो कमरे से निकलती हुई बोली, मैंने साधना को उसके पास भेज दिया है। बेहतर होगा कि फिलहाल आप और महेश एक दूसरे से दूर ही रहें। वर्षा ने मेरी जवाब की माकूलियत को महसूस तो कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की हल्की सी गिर्द जम गई। इस उदासी को मैंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। पहले ही मरहले में मुझे जितनी कामयाबी हासिल हो गई वही बहुत थी। डाइनिंग हॉल में मेज़ मुंतखब करने के बाद मैंने खाने का आर्डर दिया और जब वेटर चला गया तो मैंने वर्षा से कहा, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। वर्षा ने सर हिलाया। मैंने काउंटर पर रखे हुए फ़ोन का रसूर उठाया और ऑपरेटर से कहा कि महेश के कमरे से कशीफ कर दे। राब्ता कायम हुआ तो मुझे महेश की आवाज़ सुनाई दी। मैं राहील बोल रहा हूँ, मैंने माउथ पीस में कहा। क्या साधना आपके कमरे में मौजूद है? जी हाँ, मैं रसूल उन्हें दिए देता हूँ, महेश ने आहिस्ता से कहा और मुश्किल से 10 सेकंड बाद मुझे साधना की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, क्या सूरत हाल है साधना? मैंने पूछा। कदरे ठीक है। मैंने तो वर्षा को संभालने में खातर ख्वाह कामयाबी हासिल कर ली है और उसे कमरे से निकाल कर डाइनिंग हॉल में ले आया हूँ। फ़ोन भी काउंटर से कर रहा हूँ। मुनासिब होगा कि फ़िलहाल वर्षा और महेश का आमना सामना ना हो। तुम उसे डाइनिंग हॉल में ना ले आना। क्या तुम उसे खाने पर आमादा कर लिया है? कर ही लूँगा, वहीं कमरे में खिला देना। ठीक है, अच्छा बस, मैंने ये कहकर सिलसिला मुंतक़ी कर दिया। जब मैं वापस मेज़ के करीब पहुंचा तो वर्षा चौंक पड़ी। वो ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। खाने के बाद मैंने उसे घुमाने के लिए बाहर ले गया। हमने कुछ वक्त सड़कों पर घूमते हुए और कुछ वक्त साहले समंदर पर गुजारा। रात को 12 बजे के करीब वापस लौटे। मैं इस हिस्से में वर्षा की उदासी को ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन उसके जहन पर छाई हुई कतूनियत को ज़रूर मदम कर दिया। वर्षा को उसके कमरे में छोड़कर जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो साधना वहां मौजूद मिली। अब क्या हाल है महेश का? उसको आसानी से मामूल पर नहीं लाया जा सकेगा, साधना ने संजीदगी से जवाब दिया।
मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स देकर सुला दिया है। राजकुमारी वर्षा की हालत तो खासी संभल गई है। मेरा ख्याल है कि वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर ही सो जाएंगी। तुम्हारी शख्सियत में जादू है, साधना ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे डर है कि दीदी तुम्हारी शख्सियत में इस तरह ना उलझ जाएं कि महेश को फरामोश ही कर दें। ये औरत के दिल का चोर बोल उठा था। साधना दरअसल इस बात से खाइफ थी कि मैं उसे ना भूल जाऊं। नहीं डियर, मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदेशे बेबुनियाद हैं। साधना मगमूम से अंदाज में मुस्कुराकर चुप हो गई। मेरा जी चाहा कि उसे अपनी आगोश में लेकर अपने होंठ उसके होंठों पर सबत कर दूं, लेकिन साधना ऐसे मूड में नहीं मालूम हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी ख्वाहिश को जबर के बोझ तले दबा दिया। दूसरी सुबह नाश्ते ने महेश के साथ किया। साधना नाश्ता करने के लिए वर्षा के पास चली गई। नाश्ते के दौरान में महेश चुप रहा। मैंने उसे इधर उधर की बातों में उलझाने की खासी कोशिश की, लेकिन खातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हो सकी। उस रोज़ मेरी एम्मा पर साधना महेश को घुमाने के लिए ले गई। मैं और वर्षा होटल में ही रुके रहे। उसका दिल बहलाने के लिए मैंने ताश की गुड्डी निकाल ली, लेकिन जल्द ही मैंने महसूस कर लिया कि उस खेल में वर्षा का दिल नहीं लग रहा। वो बार बार गलती कर रही थी। उधर मेरा जहन भी आज बहुत उलझा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हालात मुझे किस तरफ ले जाएंगे। वर्षा और महेश की जिंदगी को बर्बादी से बचाने के लिए मैंने हालात को मामूल पर लाने की जो कोशिशें की, उन्हीं के बारे में यकीन से नहीं कह सकता था कि वो बार आवर होंगी। प्रिंस, वर्षा ने मुझे मुखातब किया तो मैं चौंक पड़ा। मैं तो खेल में गलतियां कर रही थी, लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आप भी दिमागी तौर पर गैर हाजिर हों। मैं फीके से अंदाज में मुस्कुराया और फिर मैंने एक तवील सांस लेकर ताज समेट दिए। आप ठीक ही कह रही हैं, मैंने कहा। छोड़िए, अब सिर्फ गप्पे ही भांकेंगे। मैं भी यही कहना चाहती थी। मैंने कार्ड बैग में रख दिए। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? वर्षा किसी तवक्कुफ के बगैर सवाल दाग दिया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरे लहजे में हैरत थी। क्या मेरे चेहरे पर आबरू बाख्तगी की झलक नजर नहीं आई? वर्षा के लहजे में बड़ी गंभीर संजीदगी थी। मैं सटपटा गया। वो फिर बोली, बड़े इत्मीनान से जवाब दीजिए, किसी हचकचाहट की कतन ज़रूरत नहीं। आपके चेहरे पर मासूमियत के सिवा कुछ भी नहीं है राजकुमारी, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। शायद आप मेरा दिल रखना चाहते हैं। नहीं, मैं जल्दी से बोला। यकीन कीजिए, मैं सिदक दिल से कह रहा हूँ। देखिए प्रिंस, उसकी संजीदगी बरकरार थी। कल तक मैं एक टूटी हुई औरत थी, बिखरी हुई औरत थी, लेकिन आपकी बातों ने मेरे इंतशार को ख़त्म कर दिया। मैं इस सिलसिले में आपकी शुक्रगुजार हूँ। इतनी जल्दी मैं अपने वजूद में सोच और एहसास का इतना बड़ा इनकलाब देख रही हूँ कि मुझे हैरत है। शायद आपकी बातों में जादू है। मैं ज़िंदगी को बरतने के पुरवकार सलीके से नावाकिफ तो नहीं, लेकिन वो मेरे लाशऊर में कहीं खो गया। आपकी बातों ने उसे उभारा है। आज सुबह से मैं हर नुक्ते को बड़े ठोस अंदाज में सोच रही हूँ। मैं हैरत से राजकुमारी की तरफ देखता रहा। उसके लहजे में एक इंतहाई बालग लहजे की गूंज थी, लेकिन मैं ये समझने से कासर था कि उसे तहमीद के बाद क्या बात कही जाने वाली थी। तपाई पर पानी का एक भरा हुआ गिलास रखा था। वर्षा ने उसे उठाकर 2-3 घूंट लिए और फिर बोलना शुरू किया। मुहेज मुझसे बरगश्ता हो गया है और ऐन मुमकिन है कि उसकी ये बरगश्तगी बिल आखिर नफरत में बदल जाए, लेकिन मैं उसे किसी स्टेज पर भी दोष नहीं दे सकती। उसकी हर सोच बरहक है। इन हालात में उसे मेरी बेवफाई का यकीन आना ही चाहिए। अपनी ज़ात पर से खुद मेरा यकीन भी मुतज़लज़ल हो चुका है और मैं ये बराबर याद करने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैंने कब और कहाँ ठोकर खाई। आपने मुझे आबरू बाख्ता नहीं समझा, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये बात तय है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ हुआ ज़रूर था। इसके बगैर मैं ज़िंदगी के इस मरहले पर नहीं आ सकती। आप इस सिलसिले में अपने जहन पर ज़्यादा जोर ना दें। मैं जल्दी से बोला, इसके नताइज खराब भी हो सकते हैं।
ये नामुमकिन है प्रिंस कि मैं अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े हादसे पर गौर ना करूं। मैं तो ये फैसला भी कर चुकी हूं कि हमेशा हमेशा के लिए महेश की ज़िंदगी से निकल जाऊं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बौखला गया। मैं ठीक कह रही हूँ प्रिंस, और मेरा फैसला बहुत पुख्ता है। इस सिलसिले में कोई लचक नहीं। लेकिन महेश आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, वर्षा ने मेरी बात काटते हुए कहा। शायद वो किसी वजह से मुझे जिस्मानी तौर पर कबूल कर ले, लेकिन जहनी तौर पर कभी कबूल नहीं करेगा। अगर मैं यूरोप में होती तो दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ के मुआशरे का कोई मर्द भी ऐसी बातों को फरामोश नहीं कर सकता। महेश को ये ख्वाहिश सारी जिंदगी बेचैन रखेगी कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द की आगोश भी आबाद कर चुकी है। मेरा बच्चा हर वक्त उसके सामने रहेगा और उसे माजी की याद दिलाता रहेगा। नतीजे में पहले तो उसके मजाज में चिड़चिड़ाहट पैदा होगी और बल आखिर अलैदगी तक नौबत पहुंच जाएगी। मुझे वर्षा की आवाज़ दूर से आती महसूस हुई। जिस्म सनसनाने लगा और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। वर्षा बोलती रही कि मैं महेश को इस अजाब से दो चार नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उससे बहुत दूर हो जाऊं। वो मुझसे बरगश्ता तो हो ही गया है। जब फासले भी बढ़ जाएंगे तो वह मुझे भूल भी जाएगा। बेवफा औरतों को कौन याद रखता है? वर्षा की आवाज़ भर्रा गई। लेकिन खुद आपका क्या होगा, ये भी सोचा है आपने? क्या आप भी महेश को भूल सकेंगी? इस पर मैंने अभी गौर नहीं किया। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी सोच की पुख्तगी का जो अजहार कर रही हैं वो गलत है। आपको हर पहलू पर सोचना चाहिए। प्रिंस, वो आबदीदा हो गई। आप मुझे रुलाने की कोशिश मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से तो मैंने खुद को संभाला है। हाँ, मैं जानती हूँ कि महेश से दूर रहकर मुझे एक अजाब भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने महेश की खातिर सब कुछ भुगत लूँगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो खुश रहे, उसे कोई खलजान ना हो। मैं उसे नहीं भूल सकती क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है, लेकिन वह मुझे भूल ही जाएगा क्योंकि वह मुझसे बरगश्ता हो चुका है। मैंने सिगरेट सुलगाई और उठकर कमरे में टहलने लगा। इसमें कोई शुबा नहीं कि वर्षा की सोच बड़ी हकीकत पसंदाना थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि महेश को संवारने की इस कोशिश में खुद वर्षा उजड़ कर रह जाती, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं था। मुझे इस बदनसीब लड़की पर तरस आया और एक बार फिर मेरे ज़मीन ने मुझे अकसाना शुरू किया कि मैं वर्षा के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लूं और उससे माफ़ी मांगूं। लेकिन गुज़श्ता बार की तरह आज भी ऐसा ना कर सका। मेरे ज़मीर की पुकार मसलहतों के बोझ तले दब गई। मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी बोझल गुफ्तगू कर चुके हैं। अचानक वर्षा ने मुस्कुराकर कहा, बेहतर होगा कि अब कहीं घूमने चलें। लेकिन कार तो महेश और साधना ले गए हैं, हम टैक्सी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर चलिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम दोनों होटल से निकल गए और बहुत देर तक इधर उधर फिरते रहे। आज मुझे वर्षा का दिल बहलाने की बातें नहीं करना पड़ी। वो खुद ही दुनिया जहान की बातें किए जा रही थी। ऐसे मालूम होता था जैसे वो खुद ही अपना ध्यान बटाना चाहती हो। 1:30 के करीब हम खाना खाने के लिए एक होटल में घुसे और वहां इतना वक्त गुजर गया कि वर्षा ने पिक्चर देखने की तजवीज़ पेश की। पिक्चर देखकर हम शाम को अपने होटल लौटे। वर्षा बहुत थक गई थी और आराम करना चाहती थी। उसे उसके कमरे में छोड़कर मैंने महेश के कमरे का रुख किया। कमरे में साधना भी मौजूद थी। हेलो प्रिंस, वो खफीफ सा मुस्कुराया। आज वो कदरे बेहतर नजर आ रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आंसुओं से धुली हुई महसूस होती थी। साधना के चेहरे पर ना जाने क्यों तफक्कर का गुबार छाया हुआ था। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई और बोली, मैं अभी आती हूँ। तुम लोग कब वापस लौटे थे? मैंने साधना के जाने के बाद महेश से पूछा। हम दोपहर को ही आ गए थे। तुम और वर्षा खासी देर गायब रहे। मुझे महेश के लहजे में हल्का सा तंज महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने सर झटक कर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। भला मुझे महेश को मुझ पर तंज करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, मैंने कहा, राजकुमारी भी जहनी इंतशार में मुब्तला हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें तफरीहात में उलझाए रखा जाए।
महेश के होंठों पर एक तलख सी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन उसने मेरे ख्याल पर कोई तबसरा नहीं किया। मैं ज़रा मुंह हाथ धो लूँ, मैंने खड़े होते हुए कहा। आपको देखने के लिए सीधा इधर निकल आया। शुक्रिया। मुझे एक बार फिर तंज की चुभन महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करके कमरे से निकल आया। दरअसल मैं साधना से मिलने के लिए बेचैन था। साधना कपड़े तब्दील कर रही थी। मुझे कुछ देर उसका इंतज़ार करना पड़ा। जब वो तैयार होकर मेरे सामने आई तो उसके चेहरे पर तफक्कर की वो गर्दाब भी मौजूद थी। बैठो साधना, मैंने उससे कहा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम कुछ गंभीर गुफ्तगू कर सकेंगे। साधना बैठ गई तो मैंने टेलीफोन पर होटल के सुपरवाइज़र से चाय भेजने के लिए कहा और फिर सिगरेट सुलगा कर साधना की तरफ मतवज्जा हुआ। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, साधना बहुत धीमी आवाज़ में बोली। तुमने जो इक़दामात किए हैं उनका रद्द अमल कुछ और ही होता नज़र आ रहा है। साफ साफ कहो, मैंने बेताबानी से पहलू बदला। आज महेश ने मुझ पर कुछ ऐसे ताबड़तोड़ सवालात किए कि मैंने बुखलाकर सब कुछ उगल दिया। मैंने उसे ये बात भी बता दी कि तुम्हारी मनसूबाबंदी क्या है और तुम इन दोनों को किस तरह मामूल पर लाकर एक दूसरे के करीब ले जाना चाहते हो। मेरा ये जवाब सुनकर उसने बड़े तलख अंदाजी में कहा कि वो तुम्हारी चाल को समझ गया है। चाल? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, साधना ने नजरें झुका कर कहा। उसकी बातों में कुछ इस किस्म का शुबा महसूस होता था जैसे वो तुम ही को दीदी के होने वाले बच्चे का बाप समझ रहा हो। मैं एक झटके से खड़ा हो गया। चोट बड़ी भरपूर हुई थी और गलत भी नहीं थी, लेकिन मैं इस तरह तलमला गया जैसे मुझ पर कोई संगीन और गलत इल्ज़ाम लगा दिया गया हो। साधना नजरें झुकाए हुए कहती रही। महेश का लहजा इतना दबंग था कि वह मुझ पर जैसे छा गया। मैं उसके ख्याल की तरदीद में एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकी। मैं कमरे में टहलने लगा। अब मुझे महेश के लहजे की चुभन याद आ रही थी। यकीनन वो मेरा वहम नहीं था। महेश मेरी तरफ से बदज़न हो चुका था। गोया मेरे फेंके हुए दाने उल्टे पड़ गए। सोचा कुछ था, जो कुछ हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं अपनी सोच के बनूर से निकला। आ जाओ, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। दरवाज़ा खुला और वेटर चाय की ट्राली धकेलता हुआ अंदर आया। जब वो ट्राली छोड़कर चला गया तो साधना चाय बनाने लगी। मैं बदस्तूर टहलता रहा। वक्फे वक्फे से मैं साधना की तरफ भी देख लेता था। वो इस वक्त मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। उससे मुझे ख्याल गुजरा कि क्या वो भी महेश के शुबहात में शरीक है। औरत मर्द से भी ज़्यादा शकी होती है। साधना ने चाय बनाकर मुझे दी तो मैं फिर उसके सामने बैठ गया। साधना, मैं धीरे से बोला। हूँ। वो नज़रें नहीं उठा रही थी। सच सच बताना, क्या तुम्हें भी यही शुबा है? नहीं, वो घबरा गई, लेकिन इस इनकार का लहजा असबात की चुगली खा रहा था। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया और चाय के छोटे छोटे घूंट लेने लगा। इस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। आदमी भी अजीबो गरीब जानवर है। अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता, महसूस भी कर ले तो उनकी अजीबो गरीब तवज्जुहात करके खुद को बरहक साबित कर लेता है। मैं भी मुजरम था, लेकिन मुझे साधना और महेश पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझ पर शुबा किया। मैं यूं सोच रहा था कि कम अज कम मेरी नीयत में तो खोट नहीं है। माजी में अगर कोई सहू हो गया था तो उसका ये मतलब नहीं कि आदमी के पूरे किरदार को मसख कर दिया जाए। मैं जो कुछ भी कर रहा था महेश के लिए कर रहा था। हालांकि अगर मैं चाहूं तो अब उस बात पर कादर हो सकता था कि वर्षा को हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर दूं और साधना भी सारी जिंदगी मेरे लिए तड़पती रहे। जब मैंने ये आखिरी बात सोची तो खुद ही चौंक पड़ा। क्या ये मेरे दिल का चोर बोल रहा था? क्या मुझे मेरे लाशऊर में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि मैं वर्षा को अपना लूं? मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। अब मैं इस अंदाज में सोच रहा था कि अगर मैं वर्षा को अपना लूं तो ये इक़दाम किस जाविये से दुरुस्त हो सकता है। चौंका, उसकी ज़िंदगी मेरी ही वजह से बर्बादी की तरफ गामजन थी, इसलिए उसे बचाने की कोशिश करना ही मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ था। मेरे बन जाने के बाद वो अपने बच्चे के मुस्तकबल की तरफ से भी मुतमिन हो जाती।
महेश अब उसे अपनाना भी नहीं चाहता था। सिर्फ वही उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि जब मैं उसे टूट कर चाहूँगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता महेश को भूल ही जाएगी। रह गई साधना, तो वो भी अब मेरी तरफ से मशकूक हो रही थी। उसका जहन भी बेतदरीज पलटता हुआ नजर आ रहा था। शायद वो महेश ही की बन जाए। मुझसे उसकी मोहब्बत रवायती किस्म की तो है नहीं। मैं चौंका। उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला पहला मर्द था, इसलिए वो मेरी तरफ झुकती चली आई। जब वो दिलकशी और रानाई की दूसरी बस्तियों में पहुंचेगी तो वो खुद भी उसके दिल को भा जाएगी। इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ मैं ना जाने कब नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह मैं देर तक सोता रहा। अगर साधना मुझे ना जगाती। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? मैंने खुमार आलूद आवाज में पूछा। अभी तो नहीं किया। तैयार होकर महेश की तरफ जा रही थी। सोचा कि चलते चलते तुम्हें जगा दूं ताकि तुम दीदी को भी नाश्ता करवा सको। शुक्रिया साधना, मैंने कहा, और उसके साथ ही मेरे दिल में ये ख्याल उभरा कि आज हमारी गुफ्तगू में कुछ अजनबियत सी है। मुमकिन है कि ये मेरा वहम, लेकिन मैंने उसे बड़ी शिद्दत से महसूस किया। साधना चली गई तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। 15 मिनट बाद मैंने वर्षा की ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाज़ा अंदर से बोलट नहीं था। मैं अंदर दाखिल हो गया। वर्षा अभी तक बिस्तर पर थी, गोया ये भी रात गए तक जागती रही है। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचा, लेकिन बिस्तर के करीब पहुंचते ही मैं चौंका और मेरे जिस्म का एक एक रुआं खड़ा हो गया। वर्षा मुर्दा मालूम होती थी। वो चट लेटी हुई थी, लेकिन उसके जीने का ज़ेरुबम मनकूत था। मुझ पर ऐसी घबराहट तारी हुई कि मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उसके सीने पर हाथ रख दिया। फिर जब दिल की धड़कन महसूस नहीं हुई तो मैंने बुखलाकर उसकी नब्ज़ देखी। वहाँ भी सन्नाटा ही था। मेरे जिस्म से पसीना छूट गया। मैं बुत बना बैठा रह गया और मेरी नज़रें वर्षा के जर्द चेहरे पर जमी हुई थीं। ज़रा देर के लिए मुझे ये एहसास भी नहीं रह गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और क्या हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास बहाल हुए तो मुझे वर्षा के सरहाने एक लिफाफा दिखाई दिया जिस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था। मैंने कांपते हुए हाथ से उसे उठाया और उसके किनारे फाड़ने लगा। मैं इस वक्त इतनी लंबी लंबी सांसें ले रहा था जैसे किसी पहाड़ की चोटी सर करके आ रहा हूँ। लिफाफे में से निकले हुए खत में लिखा था, प्रिंस, मैं जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं महेश से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि वह मुझे भूल जाए। वो मुझसे नफरत करने लगा है, इसलिए मुझे ज़रूर भूल जाएगा, लेकिन मैं तो उसे अपनी हर सांस में याद रखने पर मजबूर हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं कि उसे भूल सकूँ। इसलिए मैंने स्लीपिंग पिल्स खाकर ज़िंदगी की हदों से भी दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे जहनी परागंदगी से निजात दिलाई। मरते वक्त मुझे सिर्फ एक खलश है, काश मुझे इल्म हो जाता कि मेरे पेट में परवरिश पाना हुआ गुनाह किसका है। अच्छा, अब इजाज़त दो, महेश को मेरी आखिरी सलाम पहुंचा देना। शायद वो उसे कबूल ना करे, लेकिन तुम उसे समझा देना कि मरने वालों का दिल नहीं तोड़ा जाता। साधना को ढेरों प्यार। मेरी आंखों से बह निकलने वाले आंसू खत पर टपक पड़े। मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर दीवार से टकरा दूं। मैं चीख चीख कर कहना चाहता था कि वर्षा, तेरा मुजरम भी मैं हूं, लेकिन हाय ये सफाक ज़मीर कितना बेदर्द होता है। मैं अपने जुर्म का एतराफ़ ना कर सका, बस रोता रहा, और जब आंसू खुश्क हो गए तो अपनी जगह से उठा। वर्षा का हाथ खत में लिए मैं डगमगाते कदमों से महेश के कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो महेश और साधना के हाथों में चाय की प्यालियां थीं। मैं दरवाजे ही में खड़ा रह गया। यकीनन इस वक्त मेरी हालत कुछ अजीब सी होगी, क्योंकि महेश और साधना अपनी अपनी प्याली रखकर जल्दी से खड़े हो गए थे। क्या बात है प्रिंस? साधना तेजी से मेरी तरफ आई। महेश भी उसके साथ था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? महेश ने पूछा। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल सका। मैं पथराई हुई सी नज़रों से महेश की तरफ देखता रहा। मुझे बस इतना एहसास है कि मेरे होंठ लर्ज रहे थे, लेकिन मैं कुछ कहने से कासर था।
ये खत कैसा है? साधना ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने खत महेश की तरफ बढ़ा दिया और खुद नढाल होकर करीब पड़ी हुई एक कुर्सी पर ढेर हो गया। खत पढ़ते ही महेश को जैसे सकता हो गया। आखिर मुझे भी बताओ क्या बात है? साधना रुहांसी हो गई और फिर उसने महेश के हाथ से खत झपट लिया। महेश बदस्तूर सकते की सी हालत में खड़ा रहा और उसका चेहरा बिल्कुल पथरा कर रह गया था। खत पढ़ते हुए साधना के चेहरे की रंगत बदलने लगी। दीदी, उसकी लर्जाखेज चीख से कमरा गूंज उठा और फिर वो दीदी दीदी चीखती हुई कमरे से निकल भागी। यकलख्त मुझे जैसे होश आ गया। मैं उसके पीछे लपका, लेकिन साधना को तो जैसे पर लग गए थे। वो मुझसे पहले वर्षा के कमरे में दाखिल हुई और उसकी लाश से लिपट कर फूट पड़ी। मुझे अकेला छोड़े जा रही हो दीदी, वो चीख रही थी। मैं होंठ भींचे हुए उसके पीछे खड़ा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं महेश को तनहा छोड़ आया हूँ। मुझे ये ख्याल आया ही था कि मैं दरवाजे पर आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा, महेश कमरे में दाखिल हो रहा था। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो ख्वाब में चल रहा हो। उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। वो वर्षा के बिस्तर के सामने आ खड़ा हुआ और एक टक से उसे देखता रहा। उसकी हालत ऐसी थी कि मुझे खौफ आने लगा, कहीं उसके दिमाग की नसें ना फट जाएं। ये सदमा ही था जिसने मुझे महेश का ये हाल कर दिया। शायद वर्षा का खत पढ़कर उसे यकीन आ गया कि वो उस गुनाह के सिलसिले में बेकसूर थी। महेश, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने मेरी तरफ देखते हुए होंठों पर उंगली रख ली और फिर सरगोशी में बोला, चुप रहो, वर्षा सो रही है। उस लड़की को चुप कराओ, ये क्यों चीख चीख कर रो रही है? मुझे जहनी तौर पर झटका लगा। क्या महेश का दिमाग फिर उलट गया? वर्षा सोई नहीं है महेश, मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा, वो मर चुकी है। हश्त बेवकूफ, महेश धीरे से हंस पड़ा। क्या तुम पागल तो नहीं हो? खुद को संभालो महेश, खुद को संभालो। मैं जैसे रोए दे रहा था। तुम खुद संभाल लो अपने आप को, महेश ने बुरा मान जाने वाले अंदाज में कहा। मुझे क्या हुआ है जो मैं अपने आप को संभाल लूं? वर्षा मर चुकी है महेश, मैं चीख पड़ा।